नमस्कार दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने इससे पूर्व वाली आपके सामने एक वीडियो डाली थी जो भाषा से संबंधित थी। देखिए दोस्तों, मैं हिंदी भाषा से लेकर और जब तक आपकी लगभग 20-22 चैप्टर हैं उनको मैं पूर्ण कराने का प्रयास करूँगा। हालांकि दोस्तों, आपने देखा है कि मैंने अभी बेसिक टॉपिक को ही उठाया है, भाषा से हमने शुरू करा है और जितने भी आपके इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, चाहे हमारे वर्णमाला हो, चाहे हमारी तत्सम तद्भव हो, चाहे हमारी संधि हो, इन सभी को मैं एक-एक रूप से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे, कल हमने बात करी थी भाषा के बारे में, भाषा के भेद, भाषा कितने प्रकार की होती है। इस प्रकार से हमने देखा था कि भाषा 3 प्रकार से हमने पढ़ी थी, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा के रूप में हमने पढ़ा था। आज दोस्तों भाषा के बारे में हमने बात कर दी थी, आज हम हिंदी भाषा के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हिंदी के बारे में आप सभी को पता है दोस्तों कि हिंदी कहाँ से आई, कैसे हिंदी का विकास हुआ, किस रूप में हुआ, उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो देखो, कोई भी भाषा है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने देखा था सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत भाषा का जो उद्भव है, आपने देखा था प्राचीन भाषाओं के रूप में ही माना जाता है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे हिंदी भाषा का क्रम का बहुत लंबा कार्यकाल रहा। उसी कार्यकाल को पढ़ते हुए हम अपनी प्रारंभिक हिंदी के अंतर्गत जो आपकी प्राचीन हिंदी, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सबसे पहले बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसा है। देखो, कल हमने बात करी थी दोस्तों कि भाषा क्या होती है। आप सभी को पता होगा, कल मैंने बता दिया था कि भाषा क्या होती है। भाष धातु से बनी होती है, जिसका अर्थ क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान करना। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा का विकास, कैसे हमारी हिंदी बनी, कहाँ से और किस रूप में बनी है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों, हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है, सबसे पहले आप सभी को पता होगा हमारी सभी भाषाओं की जननी क्या है, संस्कृत। देखिए दोस्तों, जब प्राचीन भाषाओं की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा है कि सबसे पहले जो भाषा बनी है वो क्या थी, आपकी संस्कृत है। और संस्कृत 2 भागों में आगे बढ़ी है। एक आपने देखा होगा वैदिक और एक आपने देखा होगा लौकिक। यहाँ पे हम दोनों भाषाओं के बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वैदिक की अगर हम बात करेंगे तो जहाँ पे वेदों की रचना की गई उसे वैदिक नाम दिया गया, और जहाँ पे उपनिषद और महापुराणों की रचना की गई वहाँ पे आपको लौकिक नाम दिया गया। देखिए दोस्तों, वैदिक एक कठिन भाषा थी जिसमें वेद बनाए गए। आपने देखा होगा हमारे 4 वेदों के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। और अगर लौकिक की बात करी जाए दोस्तों, तो लौकिक का अर्थ होता है लोगों की जो आम जनमानस की भाषा होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके कालक्रम के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या बनी दोस्तों, आपकी संस्कृत बनी। और संस्कृत के बाद आपकी 2 भागों में बंटी, एक आपकी वैदिक हो गया, एक आपका लौकिक। और लौकिक के बाद दोस्तों इस पाली भाषा का क्या हुआ, विकास हुआ। यानी कि हम बोल सकते हैं कि लौकिक भाषा के समय में ही पाली भाषा का विकास हुआ। और पाली के बाद कौन सी भाषा बनी, आपकी प्राकृत। और फिर आपके आगे की ओर बढ़ती गई, अपभ्रंश में आई। अपभ्रंश के बाद अवहट में, अवहट बोल सकते हैं दोस्तों, या फिर हम सौरसैनी बोलते हैं, ये एक ही रूप है इसका। और इसका हिंदी का अंतिम रूप हम इसको ले सकते हैं। अपभ्रंश के बाद हिंदी का जो अंतिम रूप है, और उसके बाद हमारी प्राचीन हिंदी, या फिर हम बोल सकते हैं इसको प्रारंभिक हिंदी। तो दोस्तों, सबके ऊपर हम एक ही करके बात करते हैं कि संस्कृत के बाद पाली बनी, किस रूप में बनी, प्राकृत बनी, अपभ्रंश बनी, अवहट बनी। तो चलिए थोड़ा सबसे पहले बात करते हैं हिंदी भाषा के उद्भव के विकास में। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय भाषा के परिवार की भाषा है। आप सभी को पता है दोस्तों कि भारत और यूरोप की जो भाषा है उसको बोला गया है यहाँ पे भारोपीय, यानी कि भारत और यूरोप की जो भाषा थी उसको बोला गया है भारोपीय। हम थोड़ा बेसिक चीज़ों से लेके चलेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन घूम के आते हैं, तो आपने इस चीज़ को भी समझना है और ये आपके लगभग बहुत सारे एग्जामों में काम भी आएंगी। तो चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये भारोपीय परिवार की भाषा है और भारतवर्ष में बोली जाने वाली आर्य भाषाएं और द्रविड़ भाषाएं क्या हैं, प्रमुख हैं। यानी कि कुछ आर्य भाषाएं हैं दोस्तों जो मध्य हिमालय से आया था, जिसको हम सेंट्रल हिमालय के रूप में जानते हैं, और आपने देखा होगा कुछ द्रविड़ भाषाएं का रूप में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे बात आती है कि प्राचीन आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद है। तो देखिए, कुल मिला के स्पष्ट रूप से आ रहा है बात आपकी समझ में कि जो सबसे पहले अगर बात करी जाए सभी भाषाओं की जननी जो हम मानते हैं वो किसको मानते हैं, संस्कृत को मानते हैं। और संस्कृत में ही दोस्तों वेदों की रचना की गई है ना। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा सा इस काल क्रम को अगर आप देखोगे तो प्राचीन आर्य भाषा का कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 500 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया। दोस्तों, ईसा पूर्व क्या होता है आपका, जिसको हम कहते हैं बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट।
और बिफोर क्राइस्ट जब ईसा मसीहा का जब जन्म हुआ दोस्तों, तो उसको नाम दिया गया बीसी। और ईसा मसीहा के पूर्व जन्म से पहले की बात करी जाए तो बीसी, और जब ईसा मसीहा का जन्म हो गया दोस्तों, तो उसको नाम दिया गया एडी यानी एनो डोमिनी, या फिर आफ्टर डेथ हम इसको बोलते हैं, यानी कि ईसवी हम बोलते हैं। यहाँ पे ईसवी आता है और यहाँ पे आपका ईसा पूर्व की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे समझने के प्रयास करेंगे कि प्राचीन आर्य भाषा का कार्यकाल जो प्रारंभिक रहा वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व। दूसरे मध्यकाल की अगर बात करेंगे तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और 1000 ईस्वी से लेकर और अब तक की जो हम आधुनिक आर्य भाषा की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सभी के ऊपर दोस्तों थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हुए हम चलेंगे और इनको समझते हुए चलना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम किस रूप में आया। तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग कि हिंदी भाषा का विकास। देखिए सभी भाषाओं की जननी मैंने आपको संस्कृत बताई, और संस्कृत का जो कालखंड है आपको दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया है। इसमें प्रारंभिक में आप सभी को पता है संस्कृत सभी भाषाओं की जननी नहीं रही, और जिसमें वैदिक और जिसमें वेद रचे गए, और लौकिक यानी जिसमें लोगों की भाषा, जिसमें हमारे रामायण और महाभारत उपनिषद रचे गए। ठीक है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। तो वैदिक भाषा क्या होती है, मैंने डेफिनेशन के तौर पे लिखा है दोस्तों कि वैदिक भाषा क्या होती है आपकी, कि वह भाषा जिसमें वेदों और उपनिषदों की रचना की गई। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। वह भाषा जिसमें वेदों और उपनिषदों की रचना की गई वैदिक भाषा कहलाती है। यह सबसे कठिन भाषा थी। देखिए दोस्तों, जब संस्कृत थी, संस्कृत में वैदिक भाषा का जब उद्भव हुआ, तो उसी समय पे लोगों की आम जनमानस के समझ में के बाहर थी, क्योंकि वैदिक भाषा सिर्फ वेदों की रचना की गई वैदिक भाषा में, और ये बहुत ही ज़्यादा कठिन भाषा थी। जिसके बाद यहाँ पे दूसरे उस कालखंड में बांटा गया तो लौकिक भाषा। लौकिक भाषा का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों कि लोगों की भाषा, जो धीरे धीरे परिवर्तित होती होकर नई पाली भाषा में का क्या किया, इसने निर्माण किया। यानी कि लौकिक भाषा के बाद ही पाली भाषा का निर्माण हुआ। दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग कि लौकिक भाषा से क्या बनी आपकी पाली भाषा। और पाली भाषा का जो कालक्रम रहा दोस्तों, वो रहा आपका 500 ईसा पूर्व से लेकर और 1 ईस्वी के मध्य में। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि संस्कृत के बाद कौन सी भाषा बनी आपकी, यहाँ पे पाली भाषा बनी। अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है और कई बार आपके एग्जाम में भी आता है कि पाली भाषा के समय में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। आपने देखा होगा दोस्तों, और बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक थे उनकी रचना किस भाषा में की गई, पाली भाषा में की गई। तो आपने देखा दोस्तों कि जो बौद्ध धर्म की जो जिन भाषाएं थी वो क्या थी, पाली भाषा थी। और आपने देखा होगा अधिकांशतः राजा अशोक का नाम भी आपने सुना होगा, मौर्य साम्राज्यों के समय पे भी पाली भाषा का ज़्यादा विकास हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। और पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा का विकास हुआ। दोस्तों दूसरा नोट मैंने लिखा हुआ यहाँ पे कि पाली के बाद किस भाषा का विकास हुआ आपके, प्राकृत। और प्राकृत का अगर हम विकास का जो कालक्रम रहता है दोस्तों 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक के मध्य। तीसरे नोट पे लिखा है दोस्तों मैंने कि प्राकृत भाषा के समय में जैन धर्म का उदय होता है, जिसमें जैन धर्म का ग्रंथ आगम की रचना की जाती है। तो यहाँ पे समझने के प्रयास करेंगे। पाली भाषा में हमने देखा बौद्ध धर्म का उदय होता है, पाली भाषा में बौद्ध धर्म का, और प्राकृत भाषा में जैन धर्म का उदय होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, प्राकृत भाषा के बाद इसका बिगड़ा हुआ रूप आगे बढ़ता है दोस्तों, और यह अपभ्रंश भाषा का क्या होता है, इसके बाद विकास होता है। यानी कि सबसे पहले अगर बात करी जाए संस्कृत बनती है, संस्कृत के बाद हमारी पाली बनती है, और पाली के बाद हमारी प्राकृत बनती है दोस्तों, और प्राकृत के बाद आपकी क्या बनती है, अपभ्रंश का रूप लेती है। और अपभ्रंश के बाद आपने देखा है दोस्तों, अपभ्रंश के बाद हमारा प्राचीन या फिर सौर्स यानी हिंदी। ये दोस्तों हिंदी भाषा का विकास कालक्रम है कि हिंदी भाषा किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते बढ़ते हमारी वर्तमान हिंदी में परिवर्तित हुई है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, मैंने आपको लिख दिया। और अपभ्रंश का जो विकास का कालक्रम रहेगा दोस्तों 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य। मैंने यहाँ पे लिखा है अपभ्रंश का अन्य प्रकार सौरसैनी अपभ्रंश है, और जिससे हिंदी भाषा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा का निर्माण किससे हुआ, आपका सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हिंदी भाषा का कालक्रम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो भाषा बनी हमारी संस्कृत बनी। संस्कृत 2 भागों में बंटी दोस्तों, एक आपके वैदिक और एक आपका लौकिक, एक आपका वैदिक और एक आपका लौकिक। फिर ये आगे बढ़ी तो पाली में आई, और पाली के बाद ये प्राकृत में, प्राकृत के बाद अपभ्रंश में, और उसके बाद दोस्तों सौरसैनी और आपकी प्राचीन हिंदी। तो दोस्तों ये रहा आपका हिंदी भाषा का विकास क्रम। जिस प्रकार से कल मैंने आपको भाषा का क्रम पढ़ाया था, किसी भी मनुष्य के अंदर पहले सुनने की, फिर बोलने की, फिर लिखने की और पढ़ने की क्षमता
आती है, उसी प्रकार से यहाँ पे हिंदी भाषा का कालक्रम भी आता है। अगर भौगोलिक हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार देखा जाए दोस्तों, तो हिंदी भाषा का विकास जो है, जैसे आपने देखा है दोस्तों कि इसका विकास विस्तार किस किस भौगोलिक दृष्टि से हम देख रहे हैं दोस्तों, तो इसका विस्तार किस किस क्षेत्र में, मतलब विस्तार के साथ साथ इसका विकास किस किस रूप में और किस किस राज्यों में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा हिंदी को ज़्यादा वरीयता दी गई। तो आपके जो उत्तराखंड क्षेत्र हो गया, दिल्ली हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और आपका केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी हम जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार के मध्य हिंदी भाषा को ज़्यादा यानी कि प्रायोरिटी दी गई है ना। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि भौगोलिक विस्तार में हमारे पास जितने भी राज्य आ रहे हैं यहाँ पे हिंदी भाषा को ज़्यादा मान्यता प्राप्त दी गई। अगर बात करी जाए संवैधानिक दृष्टि से, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों हमारे संविधान में, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची, ध्यान रख लेना, 8वीं अनुसूची और भाग 17 ध्यान रखेंगे कि अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया दोस्तों। किस भाषा का दर्जा दिया गया? राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राजभाषा का दर्जा दिया गया, हिंदी को प्रदान किया गया। साथ ही अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया हमारे संविधान में। यानी कि दोस्तों कुल मिला के अगर बात करी जाए दोस्तों, तो हिंदी भाषा का विकास क्रम, हालांकि हमने संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट और सौर सैनी तक देखा है, और हमारे संविधान में भी इसको 8वीं अनुसूची भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के मध्य रखा गया है। अब बात करते हैं भाषा का स्वरूप। देखिए दोस्तों, भाषा का स्वरूप किस किस रूप में आता है? एक आता है बोली में, एक आता है भाषा में, एक होती है आपकी मातृभाषा, एक होती है राजभाषा, एक होती है आपकी राष्ट्रभाषा। देखो बोली क्या होती है, देखिए आपने देखा होगा, एक आपने सुनी होगी कुमाऊनी बोली, गढ़वाली बोली, है ना। जिस क्षेत्र में, यानी हम इसको बोल सकते हैं एक निश्चित क्षेत्र होता है। निश्चित क्षेत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? बोली क्या होती है? जब किसी निश्चित क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा होती है उसे क्या बोलते हैं? हम बोली। यानी कि वर्तमान समय की अगर स्थिति की बात करी जाए दोस्तों, एक छोटा सा क्षेत्र होता है, हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर समझाने का प्रयास करूँगा मैं दोबारा से समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा उत्तराखंड जिला है, यहाँ पे आपका गढ़वाल है और यहाँ पे आपका कुमाऊँ है। तो हमारे यहाँ पे कुमाऊनी बोली जाती है और गढ़वाल में गढ़वाली बोली जाती है। तो दोस्तों इसका एक क्या है, निश्चित क्षेत्र है, और यहाँ पे इस बोली का क्या है, विस्तार है। यहाँ पे कुमाऊनी बोली जाती है और यहाँ पे आपकी गढ़वाली बोली जाती है, और इसी को बोला गया है बोली। लेकिन जब दोस्तों इस बोली का विस्तार हो जाता है तो ये किसका रूप ले लेती है? भाषा का रूप ले लेती है। हम बोल सकते हैं कि भाषा क्या होती है? क्षेत्रीय विस्तार से ज़्यादा होने के कारण, यानी कि बात करी जाए, अगर किसी बोली का क्षेत्रीय विस्तार ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, यानी कि हर जगह उस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उस बोली का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो वो भाषा का रूप ले लेती है। इसी को क्या कहते हैं? भाषा। हालांकि हमने बात करी थी भाषा क्या होती है? विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम होती है। अब बात करते हैं दोस्तों मातृभाषा क्या होती है। देखो, जो हमारे समाज और परिवार से सीखी जाने वाली जो भाषा होती है उसे कहते हैं मातृभाषा, है ना। जो माँ के मुख से सीखी जाती है, या फिर समाज या फिर परिवार से सीखी जाने वाली भाषा, जिसमें हम विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा। अब बात करते हैं राजभाषा क्या होती है। तो राजभाषा देखो दोस्तों, शासन और प्रशासन की जो भाषा होती है ना, जिसमें शासन, जिसमें कार्यपालिका के जितने भी शासन प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, जो भी यहाँ पे कार्य किए जाएंगे किस भाषा में किए जाएंगे, तो यहाँ पे राजभाषा कहते हैं। बात करते हैं आपका राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? किसी भी संपूर्ण राष्ट्र द्वारा बोले जाने वाली भाषा। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि किसी भी संपूर्ण राष्ट्र द्वारा बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। और आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे संपूर्ण राष्ट्र में हिंदी नहीं बोली जाती है ना, पर हमारी जो हिंदी है उसे क्या नाम दिया गया? राजभाषा का दर्जा दिया गया, और ना कि राष्ट्रभाषा का। तो इसको आपने थोड़ा सा समझने की बात करेंगे। अब बात करते हैं भाषा के 3 अंग। भाषा के अंग कितने अंग होते हैं दोस्तों? तो 3 अंग होते हैं। एक होता है वर्ण, एक होता है शब्द, एक होता है वाक्य। अब थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि भाषा के 3 कौन कौन से अंग हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समझने की बात करेंगे। वर्ण के अंतर्गत दोस्तों आपको पता होगा ध्वनीय इकाइयों की बात आती है, और जिसमें हमारी सबसे पहले बात आती है लिपि। किसी भी भाषा के रूप का निर्धारण लिपि द्वारा किया जाता है। इसकी सहायता के से ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप प्रदान किया जाता है। देखो दोस्तों, किसी भी भाषा के रूप का निर्धारण लिपि द्वारा किया जाता है। इसकी सहायता से ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप प्रदान किया जाता है। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए दोस्तों लिपि का प्रयोग होता है, और आप सभी को पता होगा हिंदी भाषा की लिपि क्या है दोस्तों? देवनागरी लिपि होती है।
है ना, लिपि है आपकी वर्तमान में। और आप सभी को पता है दोस्तों कि हिंदी भाषा भारतीय परिवार की भाषा है, यानी भारत और यूरोप की भाषा है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है आपका? फारसी भाषा का शब्द है। तो बात समझने की कोशिश करना है दोस्तों, ये हिंदी भाषा के विकास क्रम की बात आ रही है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक के प्रयास को मैं पढ़ाने का प्रयास करा दोस्तों। हालांकि ये छोटी वीडियो है और इसके बाद आपको और सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसमें आपका धीरे धीरे दोस्तों ये हिंदी भाषा का विकास क्रम के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी सोर्स यानी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और इसी के साथ हम पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और जितने भी आपके आएंगे उन सभी को हम पढ़ेंगे एक साथ में। और दोस्तों इसके बाद हम वर्णमाला पे चलेंगे। बस थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा आप सभी को हिंदी भाषा के विकास क्रम के बारे में। तो दोस्तों आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि हिंदी भाषा के क्रम को किस प्रकार से हमने आगे बढ़ते हुए देखा है और किस किस भौगोलिक विस्तार। दोस्तों ये भी ध्यान रख लेना कि ये भौगोलिक विस्तार भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर ये हिंदी भाषा का विकास हुआ। और हिंदी भाषा का क्रम किस रूप में आएगा? सबसे पहले संस्कृत बनी, संस्कृत के बाद आपकी पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर सौर सैनी और आपकी वर्तमान में प्राचीन हिंदी का रूप लिया गया। धन्यवाद।